हेलो ना, वो थोड़ा नेट का इशू था ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे कि 4.2 से ग्रेटर, तो मैंने क्या बताया आपको कि 4.2 का यहाँ पर कुछ ज़्यादा रोल नहीं है 0.2 का, है ना। सिंपली क्या वो करना था, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 4, क्योंकि इंटीजर हमेशा इसका जो आउटपुट आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। इट मीन्स इनडायरेक्टली क्या करना था आपको, 4 से ग्रेटर करना है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आना चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9 आना चाहिए। अवश्य बात है, इसका वैल्यू कभी भी 4.3 नहीं मिलेगा आपको, या कभी 4.1 नहीं मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, इट मीन्स कितना होना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 5, क्योंकि 5 का जीआईएफ है कितना आएगा, 5, और 5 से बड़ा जो होगा अगर नंबर होगा तो उसका जीआईएफ कितना आएगा, और ज़्यादा आएगा। मुझे तो 4 से बड़ा चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व की तो x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 2/3। इसको इंटरवल में लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ 2/3 क्लोज ब्रैकेट क्लोज टू इन्फिनिटी, सिंपल। इसमें भी वही कर सकते हैं, इसने बोला 2.78 से छोटा होना चाहिए, है ना। यहाँ भी 0.78 का कोई रोल है नहीं, इसका जो वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा। अगर सपोज कीजिए इसका वैल्यू 3 हो गया, तो 2.78 से क्या है, छोटा तो है नहीं, इंडायरेक्टली क्या है वो 2.78 से तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 से भी तो बड़ा होगा वो। तो इंडायरेक्टली आप इसको 2.78 को आप हटा सकते हैं, है ना। 2.78 को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, 3 लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि अगर जैसे इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 2, सपोज कीजिए इसका वैल्यू 2 आया, अगर इसका वैल्यू 2 आया तो 2.78 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है कि नहीं, 3 से भी तो छोटा है ना। बट इक्वल नहीं होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, सॉरी 3 नहीं, सॉरी इसका वैल्यू आप 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, सॉरी, क्योंकि अगर आप 3 लेंगे तो फिर क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो 3 नहीं ले सकते, क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 3 लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 3 2.78 से छोटा नहीं है ना, हमको 2.78 से छोटा वैल्यू ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, इससे छोटा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही आने वाला वैल्यू है, हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा वैल्यू, है ना। तो क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 पे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। 2/3 से इन्फिनिटी। ये 3 क्वेश्चन है, एक मैं बता दे रहा हूँ सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा बता दूँ, चलिए ये बता दे रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 0 वाला, क्योंकि इक्वल टू 0 तो बहुत इजी आप कर लेंगे, है ना। लेस देन इक्वल टू 0 का सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि आप इस GIF को आप t मान लीजिए, तो देखने में आसान हो जाएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सपोज कि GIF को अगर हम t मान लेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, t² माइनस 6t प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, ये t माइनस 5 इंटू t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा ना। देखिए फैक्टर यहाँ से सॉल्व कीजिए, पहले इसका क्या कीजिए, t का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या क्या रूट आएगा, 1, और क्या रूट मिलेंगे, 5, ये मेरा इन्फिनिटी, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये क्या होता है, नेगेटिव, और ये क्या होता है, पॉजिटिव। इनइक्वालिटी मैंने बताया था आपको, तो मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स या तो नेगेटिव या तो 0। तो क्या हो जाएगा आंसर, इंटरवल क्या आएगा, t का वैल्यू क्या आएगा, 1 से 5 आ जाएगा, t कहां से कहां आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, देख रहे हैं, t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से 5। अब t किसको माना था आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को t माना था, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 1 से 5। और इस तरह के क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, कल मैंने बताया था वो करके कैसे सॉल्व करते हैं, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। GIF 1 से 5 के बीच में लाई करना चाहिए, इट मीन्स x कहां से कहां तक आ जाएगा, बोलिए, बहुत सिंपल है,
x कहाँ से कहाँ आ जाएगा, सिंपली 1 से 6 आ जाएगा, 1 से कहाँ तक आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का तो j 6 होता है, तो 6 पे इक्वल नहीं दे सकते हैं, लेकिन 6 से छोटा वैल्यू ले लीजिए, 5.99 ले लीजिए, उसका भी j कितना होगा, 5 होगा, और 5 हमको अलाउड है, तो क्या हो जाएगा 1 से 6, आंसर आ जाएगा x एलिमेंट ऑफ 1 to 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं बहुत सिंपल है, ये तो और इजी है, इक्वल टू के लिए पूछा है बना दीजिएगा, इसको भी सेम तरीके से फैक्टराइज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक क्वेश्चन को, है ना, इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना, इसका आंसर वहाँ पे है। इसी सेम तरीके से आप इन दोनों को भी बना सकते हैं, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। है ना, सर हाँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट को डाउट है कि सर यहाँ पे 2.78 से छोटा तो 0 भी होता है ना, बट अगर आप 0 लेंगे तो कुछ वैल्यू छूट जाएगा, कुछ सोल्यूशन आपके छूट जाएंगे, कौन कौन से छूट जाएंगे, जैसे 2.78 से छोटा क्या क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, ये सारे वैल्यूज होते हैं कहाँ तक, -∞ तक। तो सपोज कीजिए आप 2.78 को हटाकर आप यहाँ पे लिख देंगे 0, तो सोल्यूशन 1 और 2 तो छूट जाएगा ना, 1 और 2 तो नहीं मिस होना चाहिए ना, तो जस्ट इससे छोटा वाला वैल्यू लेंगे ना 2, क्यों, क्योंकि अगर 2 आप रखेंगे यहाँ पे तो कोई भी सोल्यूशन आपका मिस नहीं होगा, एक भी सोल्यूशन मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर आप 0 रख देंगे तो 1 और 2 के लिए जो x का वैल्यू मिलना चाहिए था, क्योंकि 1 और 2 भी तो सोल्यूशन में आएंगे, क्योंकि 1 और 2 तो अलाउड है, इसका वैल्यू अगर 1 होगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 छोटा है 2.78 से, 2 भी क्या है 2.78 से छोटा है, तो ये दोनों भी तो सोल्यूशन में आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 2.78 से छोटा नहीं, समझ आ रही बात, तो आप इसको 3 नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना, तो ऐसा गलती नहीं करेंगे, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। है ना, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना, बहुत ईजी है। 3 + 3x + 2 का जो GIF होगा क्या होना चाहिए, लेस देन 2, है ना, या 2.78 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि 2.78 से हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो कि पॉइंट क्यों दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 3x + 2 का GIF लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 3x + 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 3, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1/3, आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं। तो 2.78 देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, आप इसको 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंटीजर है ये मेरा जो फंक्शन है क्या है, इंटीजर फंक्शन। हाँ, कुछ GIF का प्रॉपर्टीज है ना, वो आप लिख सकते हैं ऐसे,
मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, बट एज ए बस नोट्स में देखने के लिए लिख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। क्या होता है इसका प्रॉपर्टीज? फॉर एग्जांपल अगर GIF ऑफ x इज इक्वल टू x आ रहा है ना, किसी वेरिएबल का GIF से वही आ रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, डेफिनेटली इंटीजर होगा। x क्या होगा, एलिमेंट ऑफ z, है ना। इंटीजर को i से भी डिनोट कर सकते हैं ना, कहीं पे आपको i से भी डिनोट करता हुआ मिल जाएगा, कैपिटल I से। तो अगर x का GIF x ही आ रहा है, इट मीन्स डेफिनेटली x क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ही हो सकता है ना। आप सोचिए कोई भी x है ना, ये x दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, किससे किसके बीच में, n और n+1 के बीच में, है ना, लाई कर रहा है। तो इसका GIF क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। अगर x n से n+1 के बीच में लाई कर रहा है ना, n का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, n से n+1 के बीच में, तो GIF ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n क्या, यहाँ पे n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, है ना, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, है ना। ऐसे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। तीसरा x प्लस n का GIF, n क्या इंटीजर है, तो आप इस इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, GIF पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसको आप लिख सकते हैं x का GIF प्लस इंटीजर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 5.6 का GIF निकालना हो आपको, है ना, 5.6 का GIF निकालना है। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3.6 लिख सकते हैं ना, सेम है। 2 को बाहर कर दीजिए, 2 प्लस 3.6 का GIF, 3.6 का GIF कितना होता है, 3 प्लस 2 कितना आ रहा है आंसर, 5 आ रहा है। 5.6 का GIF भी कितना होता है, 5 होता है। LHS इक्वल टू RHS, है ना। इंटीजर को अगर आप बाहर करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इंटीजर को आप बाहर कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे उस पर जो है उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आंसर पे। आप इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 4 नंबर, है ना, वो क्या है, -x का जो GIF होता है ना, वो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x का GIF -1, है ना। ये भी बहुत सिंपल है। ये किसके लिए है, x अगर इंटीजर नहीं है तो, है ना। देखिए इसका मतलब होता है कि x एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस कर देंगे तो x नॉट इक्वल टू इंटीजर, है ना। ये मतलब इस प्रॉपर्टी का ऐसे जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी आपको पता है कैसे निकालना है ना। -3.2 फॉर एग्जांपल, -3.2 का अगर आपको GIF निकालना कितना होता है, -4, आपको पता है। बट इस प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं आप। क्या प्रॉपर्टी कर क्या रहा है, वो माइनस को बाहर कर दे रहा है, तो इसको माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस, तो x मेरा कितना हो जाएगा, 3.2, है ना। x कितना हो जाएगा मेरा, 3.2, -1 बोला है करने के लिए, क्या बोला है, -1 करने के लिए। देखिए -3.2 का GIF 3 -1 कितना हो जाएगा आंसर, -4। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो पॉजिटिव होता है उसमें तो क्या होता है, जैसे आपको 2.5 का GIF 2 ही होता है, बट -2.5 का बोलेगा तो क्या करना पड़ता है, -1 ऐड करना पड़ता है उसमें, तब आप जैसे -2.5 कितना होगा, -3, -3.2 कितना होगा, -4, तो जो 3 है -3 उसमें क्या करना पड़ रहा है, -1 ऐड करना पड़ता है, ये -1, है ना। तो सब प्रॉपर्टी ऑलरेडी सब बता चुका हूँ आपको, है ना, बस कॉपी में लिखने के लिए आपको लिखा हो रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन के टाइम में आपको हेल्प करेगा, है ना। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। वही अगर ये क्यों लिखा है x नॉट इक्वल टू इंटीजर, क्योंकि अगर x इंटीजर हो जाएगा तो फिर -1 नहीं करेंगे, -x का GIF -x ही हो जाएगा, ऑलरेडी लिखवाया हूँ, x का GIF x ही होगा अगर x क्या होगा, इंटीजर होगा। ये इंटीजर नहीं होगा उस केस में ये काम करेगा, उस केस में आपको ये हेल्प करेगा।
हाँ, प्रॉपर्टी थर्ड में क्या प्रॉब्लम देखिए, प्रॉपर्टी थर्ड में मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी इंटीजर को आप जीआईएफ के अंदर से आप उसको बाहर ला सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 5.6 है, इसको लिख सकते हैं 2 + 3.6, 2 को आप बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 5.6 है, 5 को भी बाहर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटीग्रल वैल्यू को बाहर करेंगे तो उसके आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। 5.6 का जीआईएफ कितना होता है, 5 होता है। मैंने 2 को बाहर किया तो इसको लिख सकते हैं 2 + 3.6। इस 2 को क्या किया मैंने, बाहर कर दिया, तो 2 को बाहर कर दिया तो किसका जीआईएफ आ गया, 3.6 का जीआईएफ कितना होता है, 3। 3 + 2 कितना होगा, 5, है ना। इंटीग्रल पार्ट को आप जीआईएफ से बाहर कर सकते हैं, आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आप इंटीग्रल पार्ट को आप बाहर कर सकते हैं। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, 5th नंबर, कि x का जीआईएफ प्लस -x का जीआईएफ, है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा, है ना। अगर आप सोचेंगे तो आप भी बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या आने वाला है। हाँ, इसका देखिएगा, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, x का जीआईएफ प्लस -x का जीआईएफ क्या मिलेगा। एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे 2.5 का जीआईएफ प्लस -2.5 का जीआईएफ, -2.5 का जीआईएफ प्लस -2.5 का जीआईएफ, इसका आंसर कितना आएगा। 2.5 का जीआईएफ कितना होता है, 2 प्लस -2.5 का जीआईएफ कितना होता है, -3, तो 2 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -1। और एग्जांपल ले लीजिए 4.3 प्लस -4.3, 4.3 का जीआईएफ 4 प्लस -4.3 का जीआईएफ -5 कितना आ रहा है, -1, है ना। तो देख रहे हैं, अगर हम नन इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं, x का वैल्यू नन इंटीग्रल ले रहे हैं, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, -1, ऑलवेज -1 आएगा। इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा, 4 का जीआईएफ प्लस -4 का जीआईएफ क्या होगा, x प्लस -x, दिख रहा है आपको। 4 का जीआईएफ 4 प्लस -4 का जीआईएफ -4 कितना जाएगा आंसर, 0। इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है कि x का जीआईएफ प्लस -x का जीआईएफ, इसके दो वैल्यू आएंगे, 1 और 0। 1 कब मिलेगा, जब x नॉट एलिमेंट ऑफ इंटीजर, जब x इंटीजर नहीं होगा। 0 कब मिलेगा, जब x एलिमेंट ऑफ इंटीजर, है ना। इसके दो वैल्यू मिलेंगे, एक 1 मिलेगा कब, जब x इंटीजर नहीं होगा, एग्जांपल में देखा हमने। इसका वैल्यू 0 मिलेगा कब, जब x एलिमेंट ऑफ इंटीजर होगा। सिंपल सा, दो वैल्यू मिलेंगे इसके आउटपुट, या तो 1 या तो 0।
सॉरी है ना, यहाँ पे -1, सॉरी कितना होगा -1 है, -1 आ रहा है ना यहाँ पे। तो x प्लस माइनस एक्स का जीएफ कितना आएगा -1 या 0। -1 कब आएगा जब x इंटीजर नहीं होगा, 0 कब आएगा जब x इंटीजर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा इसको। है ना, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, इसको हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ना। देख रहे हैं ये वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, अगर इस तरह का सिंबल आपको दिख रहा है मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना। ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना। और फिर सोचिए कोई भी नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर जो होता है उसमें क्या होता है, इंटीजर और फ्रैक्शन होता है। किसी भी रियल नंबर में, रियल नंबर जो भी आप देखे होंगे लिखा हुआ है ना, उसमें क्या होता है, 2 पार्ट में बना होता है वो रियल, क्या होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो कोई भी रियल नंबर जो है किसको किसको मिलकर कंबाइन होकर बनता है, वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो किसी भी रियल नंबर x को क्या लिख सकते हैं आप, ग्रेट क्या लिख सकते हैं उसका आप, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है ना। किसी भी रियल नंबर को क्या लिख सकते हैं आप, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। क्योंकि किसी भी रियल नंबर में है ना कुछ इंटीग्रल पार्ट होता है और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी कभी 0 भी होता है, कब, जब नंबर प्योर इंटीजर हो, जैसे 1 है ना, 1 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है ना। वो देखेंगे भी, यहाँ से निकाल कर देखेंगे, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा है ना। तो किसी भी रियल नंबर को लिख सकते हैं आप इंटीजर प्लस उसके फ्रैक्शन के फॉर्म में। यहाँ से फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, x माइनस GIF ऑफ x। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का आपका फॉर्मूला आ गया ना, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला आ गया। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालने के लिए क्या करेंगे, उस नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अभी हमने इंटीजर पोर्शन पढ़ लिया। कोई भी नंबर, रियल नंबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है, समझ आ रही बात, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से, ठीक है ना। तो अगर उस नंबर में से हम इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, फ्रैक्शन पार्ट बचेगा। वही चीज यहाँ कर रहे हैं, इस नंबर में से इंटीग्रल पार्ट को क्या किया हमने, माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2.5, x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2.5। इसका फ्रैक्शनल पार्ट मुझे पता करना है कि इस x में फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। कैसे पता करेंगे, 2.5 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा क्या होगा, 2.5 यानी नंबर माइनस इंटीजर ऑफ 2.5। तो 2.5 माइनस 2.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 2। तो 2.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो x है वो किससे मिला है, 2 प्लस 0.5 से मिलकर बना है। 2 क्या हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट और 0.5 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो GIF निकालना भी बहुत इजी है, डायरेक्ट दिख जाता है 2, और फ्रैक्शनल पार्ट भी निकालना बहुत इजी है ना। पॉइंट से डेसिमल, पॉइंट से पहले वाला क्या होता है, GIF, और पॉइंट के बाद क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जब निगेटिव वैल्यू लेंगे वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल -2.4, इसका हमको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। यहाँ दिख रहा है मेथड, बिल्कुल इसका यूज करेंगे कभी आंसर गलत नहीं आएगा। कैसे निकालेंगे, x कितना है, -2.4 माइनस इसका इंटीग्रल पार्ट है ना, इंटीग्रल ऑफ -2.4 माइनस 2.4 का कितना होता है इंटीग्रल पार्ट, आपको पता है कितना होता है, -3। तो -3, तो -2.4 माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0.6 है ना।
तो -2.4 में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना होगा 0.6। देख रहे हैं 0.4 आंसर नहीं आ रहा है, अगर 0.4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट किस में लिख सकते हैं, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं देख करके, ठीक है ना। तो लेकिन अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे तो कभी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, या कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना। फिर इसके डोमेन रेंज के बारे में बात करते हैं, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, इसको लिख लीजिए। कोई भी इसमें डाउट है पूछ लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी रियल नंबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर। उस रियल नंबर में से अगर इंटीजर को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। यही फ्रैक्शनल पार्ट निकालना था आपको, है ना। बहुत सिंपल है, कहीं कोई मुश्किल नहीं, है ना। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, सारा आंसर आ जाएगा। हालांकि इसका मैं ट्रिक ही बता दूंगा। पॉजिटिव का तो आपको सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट देख के आंसर लिख देना है। नेगेटिव में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लिए। पहले डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको इसका ग्राफ भी बताऊंगा, आपको ग्राफ कैसा बनेगा। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि इसको किसी भी वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ही वैल्यू आप इनपुट देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ये आपको आउटपुट देगा। समझ आ रही बात। हाँ, हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं लिया, इंटीजर का भी देख सकते हैं आप। अगर आप सपोज करो 3 का निकालेंगे फ्रैक्शन पर कितना आएगा, 3 माइनस इंटीजर ऑफ 3 माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 3 होता है। कितना जाएगा, 0, है ना। क्योंकि इंटीग्रल पार्ट जो नंबर है प्योर इंटीजर, इसमें कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज, इसका जो रेंज होता है y एलिमेंट ऑफ 0 to 1, 1 पे ओपन और 0 पे क्लोज, है ना। मतलब इसका जो आंसर आएगा हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 पे इंक्लूडिंग 0 आ सकता है ना, जब x क्या होगा, इंटीजर होगा, कभी 1 के इक्वल नहीं आएगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा, है ना। 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग, है ना। ये इसका डोमेन हो गया और इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है डेसिमल के बाद देखेंगे जो वैल्यू होता है वो कभी भी 1 से बड़ा होता है क्या, कभी नहीं, है ना। जैसे 3.4, 3.6, तो जो भी वैल्यू होता है डेसिमल के बाद फ्रैक्शनल पोर्शन जो होता है वो कभी 1 के इक्वल नहीं होता है, हमेशा क्या होता है 1 से छोटा होता है। 0 हो सकता है, जैसे 3.0, 4.0 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हो, वो इंटीजर है, प्योरली इंटीजर है वो, तो उसमें फ्रैक्शनल पोर्शन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कभी भी ये 1 के इक्वल नहीं होगा। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज, इसका ग्राफ भी बताऊंगा आपको। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये डोमेन रोज तो लिख लिया होगा आपने, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x एलिमेंट ऑफ इंटीजर।
है ना। अगर x इंटीजर होगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। या 2 x प्लस n इज इक्वल टू x n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर वही चीज, अगर x कोई वेरिएबल है उसमें अगर आप इंटीजर ऐड कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं आप, इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई चेंज नहीं है। कैसे देखिएगा इधर, है ना। सपोज कीजिए एक नंबर है माइनस या फिर कितना ले लें 0.6 प्लस 10, है ना। आपने ये ले लिया, सपोज कीजिए एक नंबर लिया 0.6 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 10.6। पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना आता है, 10.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद कितना 0.6, कितना हो जाएगा आंसर 0.6। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप इस 10 को बाहर कर दो, इंटीजर को बाहर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर कर दो इंटीजर को, मतलब कितना हो जाएगा, इंटीजर को बाहर कर देंगे तो 0.6, 0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.6, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उसमें इंटीजर अगर आप बाहर कर देंगे, है ना, इंटीजर क्या करते हैं, हटा देंगे, सीधा रिमूव कर देंगे, क्योंकि इंटीजर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, कभी वो 1 के इक्वल होगा ही नहीं, है ना। तो आपको इंटीजर कितना भी ऐड कर लीजिए इसको कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है ना, क्योंकि हमको चाहिए क्या, फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, सिर्फ हमको फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, जो डेसिमल के बाद होता है हमको वो वैल्यू चाहिए, है ना। तो आपको इसमें इंटीजर जो अगर है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बिल्कुल उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इस हिसाब से अगर पूछा जाए कि x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू x का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं x का फ्रैक्शनल पार्ट। इस 1 को आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि 1 क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर का इफेक्ट फ्रैक्शनल पोर्शन पे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह से आप इंटीग्रल पोर्शन को आप रिमूव कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ रही है बात। इन क्या था मेरा इंटीजर, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंटीजर होगा तभी इसको रिमूव कर सकते हैं आप, ऐसा आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। है ना। जैसे फॉर आपसे अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि x प्लस 10 अपॉन x, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, है ना। x प्लस 10 का फ्रैक्शनल पार्ट डिवाइड बाई x का फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका वैल्यू कोई आपसे पूछ दे, है ना, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ कि x इंटीजर नहीं है, x नॉट एलिमेंट ऑफ इंटीजर, है ना, x यहाँ पे इंटीजर नहीं है, तो बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा। बहुत सिंपल है, कैसे, इसका प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, x प्लस 10 के फ्रैक्शनल पार्ट, इसको लिख सकते हैं x का फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि ये तो 10 इंटीजर है, इसको आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई x का फ्रैक्शनल पार्ट। अब x इंटीजर नहीं है तो इसका वैल्यू 0 हो नहीं सकता है, इट मींस इसको आप कैंसिल कर सकते हैं और आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो देख रहे हैं प्रॉपर्टी का यूज करके कितना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। ऐसा सोचते रहेंगे कि x तो पता ही नहीं है, कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, x प्लस 10 का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x का फ्रैक्शनल पार्ट, इसको आप सिंपली इंटीजर को आप रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको डायरेक्ट निकालने के लिए। माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। यहाँ पे x नॉट एलिमेंट ऑफ इंटीजर, x एलिमेंट ऑफ इंटीजर नहीं होना चाहिए बस, है ना, क्योंकि इंटीजर का तो पता आपको 0 होता है, इंटीजर का तो निकालने की जरूरत नहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो आप देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जैसे माइनस
-1.6 इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो करना क्या आपको, 1 माइनस इस माइनस को हटा दीजिए, 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो ये तो 1 हो गया, माइनस 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट पता है आपको कितना पॉजिटिव है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0.6, 0.6। तो 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 0.4 आंसर हो जाएगा। तो नेगेटिव के लिए इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। अगर जैसे -1.6 का कोई पूछ दे आपसे फ्रैक्शनल पार्ट बताइए कितना होगा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0.6, आंसर कितना हो जाएगा 0.4 है ना। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी बहुत ईजी है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए तो अगर आप इंटीजर लेंगे, x क्या लेंगे, इंटीजर, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, आंसर 0 आएगा इफ x एलिमेंट ऑफ इंटीजर। लेकिन अगर इंटीजर नहीं हुआ तो कितना आएगा, एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। 1.2 प्लस -1.2 इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.2 प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, नेगेटिव का मैंने बताया था निकालने के लिए। 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.8, 0.8 कितना हो जाएगा 1। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, यहां पे ले लेते हैं 1.4 प्लस -1.4, इसका जेएफ कितना आएगा 0.4 प्लस इसका जेएफ कितना आएगा 1 माइनस 0.4, क्योंकि नेगेटिव है। 1 माइनस 0.4 कितना होता है 0.6, 0.6 कितना रहा है 1, देख रहे हैं। तो अगर ये इंटीजर हुआ, x इंटीजर, तो दोनों का सम कितना आएगा 0। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं हुआ, कुछ भी हुआ इंटीजर के अलावा, तो इसका समेशन कितना आएगा 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू इंटीजर। देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी मैंने लिखा है इस तरह का प्रॉपर्टी, उसमें आंसर क्या आ रहा था 0 और -1, उसमें क्या आ रहा था 0 और -1, इसमें क्या आ रहा है 0 और 1, दो वैल्यू मिलेगा आपको। हाँ, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया आपको, प्रॉपर्टी दोनों बहुत इजी है। इसके ग्राफ के बारे में देखें, बहुत सिंपल ग्राफ आएगा। देखिए ग्राफ पे चलते हैं थोड़ा। ये x, ये y है ना, ये y इक्वल टू 1 का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक किसका लाइन है y इक्वल टू 1 का लाइन, y एक्सिस पे। यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इधर ले लीजिए -1 -2 -3 है ना, इतना तक ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैंने बाउंड्री क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, ना इसके नीचे आने वाला ना 1 के ऊपर जाने वाला, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। आप सोचिए, देखिए ग्राफ कितना इजी है ना। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0 0 0,
0.1 का कितना होगा 0.1, क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन ही है वो। 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, मतलब y इक्वल टू एक्स जैसा ग्राफ नहीं दिख रहा आपको। अगर सपोज ये फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये मेरा क्या फंक्शन है। मैंने बताया था आपको कि x मतलब इनपुट और आउटपुट कहाँ लिखते हैं y से, इसको किस में दिखाते हैं, ये y मेरा क्या है आउटपुट। तो अगर आप 0.1 रखेंगे इनपुट तो आउटपुट भी 0.1 आ रहा है, इनपुट 0.2 रखेंगे तो आउटपुट भी 0.2 आ रहा है ना। इनपुट 0.3 रखेंगे तो आउटपुट भी क्या होगा 0.3 आएगा। इनपुट अगर 0.999 रखेंगे तो आउटपुट भी कितना आ रहा है 0.99 आ रहा है। इट मीन्स क्या दिख रहा है आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ही इनपुट 1 के बराबर होगा आउटपुट 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कि 1 इंटीजर है और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो ऐसे कैसे बनेगा ग्राफ, देखिए सिंपल सा ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा, लेकिन जैसे ही आप 1 पे जाएगा है ना, वापस क्या हो जाएगा वो 1 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिएगा इधर 0 पे 0, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2 है ना, क्या बना y इक्वल टू एक्स का लाइन बना है। 0.99 को भी कितना आएगा 0.99, लेकिन जैसे ही 1 होगा, जैसे ही x का वैल्यू 1 होगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं होता, वापस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा कंटिन्यूटी ब्रेक होगा है ना। अभी यहाँ पे आंसर यहाँ पे अचानक से कहाँ जाएगा 0 पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। फिर सोचिए 1.1 का JF 0.1, 1.1 का सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट मुझे बोल दे रहा हूँ सॉरी, कितना आएगा 0.1, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, सेम नहीं आ रहा है। फिर क्या करेगा वापस रिपीट करेगा वैल्यू, लेकिन जैसे ही 2 होगा वापस कहां आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है इंटीजर है। इस तरह से देख रहे हैं ग्राफ बनेगा, बहुत सिंपल ग्राफ है देखिए। देख रहे हैं एक जैसा ग्राफ बन रहा है, क्योंकि इस इंटीजर के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा सेम ही आएगा। जैसे 0.1 का 0.1 होता है, उसी तरीके से 1.1 का भी कितना होगा 0.1 ही होगा, 2.1 का भी कितना होगा 0.1 ही होगा, 3.1 का भी कितना होगा 0.1 ही आएगा। इसे देख रहे हैं वैल्यू क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना। ये सारा क्या है क्लोज ब्रैकेट है, ये सारा क्या है ओपन ब्रैकेट, क्योंकि मैंने बताया था कि कभी भी इसका वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा। ना देखिए बहुत सिंपल सा ग्राफ है ना, इसको आराम से बना लीजिए देख करके। बाकी सारे लाइन को डॉटेड लाइन से दिखाइएगा, इस ग्राफ को थोड़ा डार्क बनाइएगा, जो ब्लैक से मैंने बनाया है ना वो ग्राफ आप थोड़ा डार्क बनाइएगा। ये आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक बचा लिस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। बाई चांस कहीं अगर मिल गया आपको लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, बहुत ईजी था। और कल का जो क्लास है वो स्पेशली जेई वालों के लिए है, क्योंकि कल मैं इस सारे टॉपिक से सिर्फ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। नीट के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपका एज यू विश अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो। बट कल का जो क्लास है तो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था कि मॉड में भी हमने क्वेश्चन नहीं किया है आईआईटी का, बहुत कम क्वेश्चन बनाया है मॉड में है ना। इनइक्वालिटी में मैंने किया था आईआईटी का क्वेश्चन करवाया था आपको, बट मॉडुलस में अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो कल का क्लास कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, मॉडुलस का, सिग्नम का सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कल, और कुछ नहीं।
ठीक है ना। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर आपको कल कर दिखाऊंगा। वापस जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा कल के बाद, उसमें हम लॉग पढ़ेंगे और वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। उस क्लास को मिस नहीं करेंगे, नीट और जेई दोनों कैंडिडेट है ना। कल का क्लास नीट वाले मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कल स्पेशली जेई वाले के लिए क्लास है। तो इस ग्राफ को देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत सिंपल ग्राफ है। 0 7 क्या करेगा, वैल्यू रिपीट करेगा बार बार। 0 7 वापस 0 पे आएगा, फिर 1 की तरफ पहुंचना चाहेगा बट 1 हो नहीं पाएगा, वापस कहाँ गिरेगा, 0 पे। 0 1 0 1 इस तरह से वैल्यू रिपीट करेगा वो, क्योंकि फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है ना। तो एक लास्ट बचा, वो भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ना। कल क्लास करने से पहले जो जेई वाले स्टूडेंट हैं वो पूरा रिवीजन करके आएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं है ना। आप खुद से बनाएंगे तो बेनिफिट होगा, तो फायदा होगा, ठीक है। तो उसको रिवीजन करके आएंगे अच्छे से। लिस्ट इंटीजर फंक्शन बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह है। जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा ना, बिल्कुल इसी तरह ये भी है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ओपन ब्रैकेट से। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे डिनोट करते थे, क्लोज ब्रैकेट से। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ओपन ब्रैकेट से, है ना। इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट इंटीजर क्यों बोलते हैं इसको, ये जो वैल्यू होता है लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यहां उल्टा है, ये क्या है, लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। कैसे देखिएगा, समझते नंबर लाइन से, बहुत इजीली समझ में आएगा। ये मेरा क्या है, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी, ये मेरा क्या हो गया, इन्फिनिटी। सपोज कीजिए 2.5 है ना, 2.5 का हमको लिस्ट इंटीजर निकलना है। 2.5 को प्लॉट कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2.5, ये 2 और ये 3, 1 0, ये 4, ये 5, ये है ना। तो 2.5 का अगर आपको जीआईएफ निकलना होता तो कैसे क्या बोलते हैं आंसर, 2 बोलते, क्योंकि 2 क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर है जो इससे छोटा है। यहाँ उल्टा करना है आपको, ऐसा इंटीजर ढूंढना है जो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो लेकिन सबसे छोटा हो। तो 2.5 से बड़ा कितना इंटीजर है, इनफाइनाइट है। देखिए यहां से कहां तक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि जो सारा इंटीजर है सारे के सारे क्या है, इससे बड़े हैं। बट उसमें सबसे छोटा कौन है, लिस्ट कौन है, 3। उसमें लिस्ट कौन है, 3। तो 2.5 का लिस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। 4.2 लिस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। माइनस 2.5 लिस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल है। कहने का मतलब है, करना क्या है कि जीआईएफ में लेफ्ट वाले आंसर लिखते थे, लेफ्ट वाले को आंसर बोलते थे, लिस्ट में राइट वाले को आंसर बोलेंगे, बस
इतना ही करना आपको, लेफ्ट राइट का खेल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर आता था हमेशा कहाँ आता था, एक्स के लेफ्ट साइड में। लिस्ट इंटीजर का आंसर कहाँ आएगा, एक्स के राइट साइड में मिलेगा आपको, है ना, हमेशा। -2.5 को प्लॉट कीजिए, -3 से -2 के बीच में आएगा, राइट साइड में कौन है, -2, आंसर क्या हो जाएगा, -2। बहुत सिंपल है, कहीं कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। इसका ग्राफ भी उसी तरीके से बनेगा, स्टेप फंक्शन की तरह। ट्राई कीजिएगा खुद से, जैसे मैंने GIF का ग्राफ बताया था बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ इसका भी आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना, आप खुद समझ सकते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा। ये भी स्टेप फंक्शन की तरफ ही आपको दिखेगा, आपको GIF लिस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका जैसे प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं आप, इसका भी सेम वही है, प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, x का लिस्ट इंटीजर फंक्शन x होगा अगर x एलिमेंट ऑफ क्या होगा, z होगा। कहने का मतलब कि अगर x इंटीजर है तो उसका GIF और लिस्ट दोनों क्या होगा, सेम होगा। जैसे 3 का GIF 3 ही होगा, 3 का लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि इंटीजर है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर x n और n+1 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो GIF क्या होता था, n, लेकिन लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, n+1 राइट साइड वाला, तो x का लिस्ट क्या हो जाएगा, n+1। यहाँ पे n क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीजर, है ना, n क्या है यहाँ पे, इंटीजर। अगर कोई x दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, n और n+1 क्या, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई करेगा तो उसका GIF क्या होता है, पहले वाला होता है, लेकिन लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, बाद वाला होता है। ठीक है, तो देखना बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इसको आप एक्चुअली एक ही जैसा सिमिलर है, किसके जैसा, GIF की तरह, है ना, बस लेफ्ट राइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ऐसा ग्राफ आप बिल्कुल बना सकते हैं, GIF की तरह ही होता है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नीट वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं। IIT में भी अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि इससे कुछ सवाल आए हो, इसका कहीं पे यूज आया हो। हाँ, बट GIF का यूज कई क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, है ना, मेंस में भी और एडवांस में भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल इसी की तरह GIF की तरह ही है, इसलिए इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, है ना। और कल के क्लास को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी JEE वाले कैंडिडेट हैं अच्छे से उसको रिवीजन करके आइएगा, पूरा जितना मैंने पढ़ाया, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, GIF, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन कराने वाला हूँ कल, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का भी क्वेश्चन, एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। और जो नीट वाले कैंडिडेट हैं उनको एक दिन का ब्रेक मिल रहा है, तो इसको इस पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लें, है ना। और आगे हम लॉग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में भी यूज आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, है ना, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी उसका यूज आएगा। और उसके बाद फिर ट्रिगो, है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, कल के लिए तो प्रिपरेशन हो के आइएगा, JEE वाले जो कैंडिडेट हैं, और अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि ये जो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन वो सारी अच्छी लग रही होंगी। जो डाउट्स हैं वो हम लोग क्लियर कर रहे हैं फ़ोन पे, और जो भी अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सारे टीचर्स का नंबर भी अवेलेबल कराया गया है, तो डायरेक्टली आप टीचर को अपना नाम बता के, अपना जो भी डिटेल्स है वो बता के आप टीचर से बातें कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो ये आज का जो मेन मैसेज जो देना है वो ये है कि 26 तारीख से लाइव क्लासेस जो होंगी वो 3 बजे से होंगी, और 3 से 4 आपका फिजिक्स का क्लास होगा, राइट। आदित्य सर का क्लास जो होगा वो 3 से 4 में होगा। आप लोग 3 बजे से लाइव आए 26 से। ओके, थैंक यू।